नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इकोलॉजी में। और जैसा कि आप लोग को अभी तक 12 वीडियो मिल चुका है और ये आपका 13वां वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ा, समझा और जानने की कोशिश की और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने निकालने की कोशिश की। और अब आप लोग धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जब आप लोग आंसर को दे पाएंगे। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठाइएगा, इकोलॉजी को जब करने की कोशिश करिएगा तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका उत्पादकता है। क्या है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता है। ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये होता क्या है, ये पहले समझते हैं। तो किसी भी परितंत्र को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? सौर ऊर्जा की लगातार इनपुट की आवश्यकता होती है। यानी इनपुट का मतलब क्या हो गया? जरूरत है। ठीक है, फॉर एनी इकोसिस्टम टू वर्क अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी परितंत्र को काम करने के लिए क्या चाहिए? लगातार सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। अब आते हैं उत्पादकता कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, जैव मात्रा यानी कि बायोमास के उत्पादन की दर को ही क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो इन सब चीजों को याद रखिएगा कि जैव मात्रा की उत्पादन कर की जो दर होती है, यानी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखिए, इसको दो भाग में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक उत्पादकता और एक होता है द्वितीयक उत्पादकता होता है। यानी कि एक को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो प्राथमिक उत्पादकता होती है यह कहाँ पर? तो हरे पादपों के द्वारा, किसके द्वारा? हरे पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक इकाई क्षेत्र में उत्पन्न जैव मात्रा को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। किसके द्वारा? हरे पादपों के द्वारा निश्चित समय अवधि में इकाई क्षेत्र में उत्पन्न जैव मात्रा को। तो ये टोटल क्या है? प्रोडक्टिविटी है किसका ये? तो प्रोडक्टिविटी किसका है? जैव मात्रा का है। किसका है? जैव मात्रा का है। अगर हरे पौधों के द्वारा हो रहा है तो प्राथमिक। देखिए, इसमें दो चीज पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता। एक होता है एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जीपीपी और एनपीपी। एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। चलिए शुरुआत करते हैं कहां से हम लोग? जीपीपी से, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आखिर होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न कुल कार्बनिक मात्रा या जैव भार, यानी कि बायोमास को क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। देखिए, हम लोग ये पिछले क्लास में जैव भार के बारे में पढ़ चुके हैं, बायोमास के बारे में समझाए थे कि जीवित या मृत, है ना, जीवित या मृत, देखिए जीवों के द्वारा जो पदार्थ का जो क्या होता है? उत्पादन होता है, उसको क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। लेकिन चूंकि ये प्राइमरी पढ़ रहे हैं, आप ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी में क्या आता है? पादप आते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न कुल क्या? कार्बनिक मात्रा या जैव भार को ही क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनपीपी। एनपीपी सकल प्राथमिक उत्पादकता, यानी कि जीपीपी के द्वारा जो निर्मित जैव भार या जो कार्बनिक पदार्थ की जो कुल मात्रा का उपयोग किसके द्वारा? पादपों के द्वारा एवं या फिर उनकी श्वसन क्रियाओं में हो जाता है। समझ में आया? जो सकल प्राथमिक उत्पादकता के द्वारा
जो जैव भार या जो आपका कार्बनिक पदार्थ का क्या हो रहा है, कुछ मात्रा या जो उसका उत्पादन हो रहा है, तो उनकी कुछ मात्रा का उपयोग कहाँ हो रहा है, उनकी श्वसन क्रियाओं के द्वारा हो जा रहा है। उसके बाद जो शेष बचे हुए जैव भार हैं या कार्बनिक पदार्थ है, उन्हीं को बोलते हैं एनपीपी। जैसे कि जीपीपी में मान के चलिए कि 100 अगर आपका जैव भार उत्पन्न हुआ, तो 100 में से जो 10 का यूज हो गया, तो 100 माइनस 10 क्या हुआ, बचा आपका 90, तो 90 ही क्या है, एनपीपी है। तो यानी कि जीपीपी माइनस आर, आर क्या है, तो रिस्पायरेशन में जो उपयुक्त मात्रा जो खर्च हुई, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की प्राप्ति हो गई। ये कंसेप्ट काफी ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर समझ गए तो समझ ही गए। नेक्स्ट आता है आपका द्वितीयक उत्पादकता को समझते हैं, वहां था प्राथमिक, अब आते हैं द्वितीयक। तो जंतु पादपों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। कौन, जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पादपों के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जंतुओं द्वारा निर्मित जैव पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। समझ में आया कि जंतुओं के द्वारा निर्मित जैव पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्लियर है। नोट में समझिए कि किसी भी परितंत्र द्वारा उत्पन्न जो प्राथमिक उत्पादकता देखिए पोषकों के स्तर, वहां पाई जाने वाली वनस्पति व जल वायवीय कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। समझ में आ रहा है कि किसी भी परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के द्वारा जो प्राथमिक उत्पादकता है वो डिपेंड्स किस पे कर रही है, तो पोषकों के स्तर पर, वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों पर या जल वायवीय कारकों पर निर्भर करती है। क्लियर यहां तक। देखिए अलग अलग परितंत्रों की उत्पादकता क्या होती है, अलग अलग होती है, यह तो क्लियर है। समस्त जो जैव मंडल, जो बायोस्फीयर की कुल वार्षिक उत्पादकता कितनी है, तो 170 मिलियन टन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है कि समस्त यानी कि जितना भी आपका क्या है बायोस्फीयर है, तो समस्त बायोस्फीयर का कुल वार्षिक उत्पादकता कितनी है, तो 170 बिलियन टन। क्या है, 170 बिलियन टन है। इनमें से समुद्रों की वार्षिक उत्पादकता मात्रा कितनी है, 55 बिलियन टन है। और जबकि पृथ्वी के 70% क्षेत्र को समुद्र ने घेर रखा है, और जो शेष बची हुई उत्पादकता होती है स्थलीय पादपों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी कि 55% कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो समुद्र। अब बाकी बचा हुआ यानी कि 170 में से क्या कीजिए, 55 को माइनस कर लीजिए, बाकी जो जीव पृथ्वी पर बच गए उनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। अगर बात करते हैं अपघटन का, यानी कि डीकम्पोजिशन, अपघटन क्या है, तो केचुओं को किसान का मित्र माना गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो। ये काफी बार एग्जाम में आया है कि देखिए किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, केचुओं को कहते हैं, केचुओं को कहते हैं। केचुआ किस में आता है, तो एनालिडा में आता है। आपको ये पता होना चाहिए किसमें, एनालिडा में आता है। जब आप लोग को हम बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, जब आप लोग को आपको एनिमल किंगडम पढ़ा रहे होंगे, तो केचुआ के बारे में बताए होंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को याद होना चाहिए और सबको जोड़ने आना चाहिए। क्योंकि यह करता क्या है, तो क्योंकि वह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है, वह मृदा को भुरभुरा या लूज कर देता है। क्या करता है, लूज कर देता है, इसलिए क्या करते हैं, पृथ्वी का मित्र कहते हैं। इसी प्रकार अपघटक जीव जो डिकम्पोजिट जो होते हैं, वह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। तो डिकम्पोजर्स का काम समझ में आ गया कि क्या है काम उसका, कि जब भी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स जो आपको कार्बनिक जो आपका पदार्थ होता है उसको क्या करता है, तो उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है आपका, देखिए डेट्रिटस यानी कि अपरद। अपरद क्या होता है,
तो मृदा में गिरे हुए पादपों के भाग जैसे कि सड़ी गली पत्तियां, टहनियां, पादपों के अन्य भाग, मृत जंतु के अवशेष, जंतुओं का अवशिष्ट पदार्थ आदि मिलाकर अपरदन का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अपरद क्या होता है, अपरद क्या होता है, तो आप बताइएगा कि अपरद क्या है। तो जो पादपों के गिरे हुए सड़ी गली पत्तियां हैं, टहनियां हैं, पादपों के अन्य भाग हैं, मरे हुए जंतुओं के अवशेष, जंतुओं का अवशिष्ट पदार्थ, अगर इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को अगर हम यहाँ से मिला दें तो इन सभी को मिला के ही क्या बनता है, तो अपरद का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए अपरदहारी जीव क्या होता है, तो केचुआ है। क्या है, अपरदहारी जीव क्या है, केचुआ होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा छोटा ये सब। अपरद पर क्रिया करने वाले जीवों को अपरदहारी कहते हैं। जो यहाँ पे अपरद का निर्माण हुआ, जो जीव उन पर क्रिया करेगा उसको अपरदहारी कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, केचुआ। क्या है, केचुआ है। देखिए अपघटन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने में, 5 चरणों में इन्हें हम संपन्न करते हैं। पहला होता है खंडन, निक्षालन, अपचयन, देखिए ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन, खनिजी भवन। ठीक है, खनिजी भवन। तो ये 5 जो अपघटन की क्रिया है 5 चरणों में जो उत्पन्न हो रही है, ये पांचों चरण आपको याद होना चाहिए। खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमिफिकेशन और खनिजी भवन। खनिजी भवन, फिर से सुनिए, खंडन, निक्षालन, अपचयन, खनिजी, यहाँ पर आपका ह्यूमिफिकेशन और हो जाएगा आपका खनिजी भवन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि खंडन क्या है। खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इस चरण में अपरदहारी जीव जैसे कि केचुआ द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का खंडन किया जाता है, अर्थात उसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यानी कि वहाँ जो आपका अपरद बना वो क्या था, आपका एक जटिल कार्बनिक पदार्थ था, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बनिक आपका मैटर था। और उस कार्बनिक जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मैटर था उसको अपरदहारी जीव जैसे केचुआ क्या किया, उसको सिंपल मेटर्स में उसको तोड़ दिया। क्लियर यहाँ तक। तो आता है निक्षालन, लीचिंग क्या है। तो इस चरण में जल में विलय या घुलनशील पदार्थ मृदा संस्तर में प्रवेश कर जाते हैं, वह अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मृदा के संस्तर में जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसका अनुपलब्ध लवणों के रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं अपचयन का, यानी कि कैटाबॉलिज्म का। तो इस चरण में क्या होता है, जीवाणुओं के द्वारा, वह कवक के द्वारा क्या होता है, के द्वारा उत्पन्न मुक्त इंजाइम्स द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो जैसे ही आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरिया और कवक के द्वारा जब जटिल कार्बनिक पदार्थ को सिंपल में तोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो अपचयन कहते हैं या फिर कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उपरोक्त तीनों चरण एक साथ एक के बाद एक अपरद पर चले जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त तीनों चरण एक साथ क्या होते हैं, एक के बाद एक अपरद पर चलते रहते हैं, अपरद पर चलते रहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो सबसे पहले आएगा खंडन, फिर आएगा निक्षालन, फिर आएगा अपचयन। ये रेगुलर वे में चलते रहता है। लेकिन जो अगले 2 चरण हैं यानी कि ह्यूमिफिकेशन और जो खनिजीकरण की क्रिया मृदा में चलती है। कहाँ पर, मृदा में चलती है। आपसे ये सब याद कर जाइए कि ह्यूमिफिकेशन और खनिजी जो भवन है क्रिया कहाँ चलती है, तो ये मृदा यानी कि मिट्टियों में चलती है। कहाँ पर, मिट्टियों में चलती है। जबकि इन तीनों का कहाँ पर होता है, तो मिट्टी के ऊपर जो अपरद का निर्माण हुआ, ठीक है, उस पर चलता है। क्लियर यहाँ तक। आता है ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो इस क्रिया में अपरद को एक गहरे रंग के रवाहीन, ठीक है, रवाहीन
पदार्थ में बदला जाता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। आप जानते हैं कि ह्यूमस का मतलब, ठीक है, जो मिट्टियों का क्या करता है, जो आपका उपजाऊपन होता है उसको बढ़ा देता है। कौन? ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस कोलाइडी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन पूछता है ये सब कि ह्यूमस का प्रकृति क्या है, तो ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइडी होती है। कोलाइडी प्रकृति का होता है, इसलिए पोषकों से भरपूर होता है। हम क्या बोले कि इसमें न्यूट्रिएंट्स खूब पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स खूब पाया जाता है, इसलिए क्या होता है कि मिट्टी में जैसे मिलता है या मिट्टी को काफी उपजाऊ बना देता है। इस ह्यूमस पे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव की क्रिया भी काफी धीमी गति से होती है। क्या होती है? काफी धीमी गति से होती है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो है खनिजी भवन। अब सूक्ष्म जीव ह्यूमस पर क्रिया करते हैं और उसे सरल अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था आपका पांचों टाइप। ठीक है, अब देखिए जो अपघटन की क्रिया हो रही है, इस क्रिया में किसकी जरूरत है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की क्रिया अपरद के संगठन व तापमान पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि अपरद का संगठन कैसा है व तापमान कैसा है। क्लियर है? अपघटन की क्रिया जो होती है अपरद के संगठन पर व तापमान पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अपघटन की क्रिया अपरद के किसकी चीज पर निर्भर करती है? तो उसके संगठन पर और उसके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, यदि भूमि में उपस्थित अपरद का संगठन लिग्निन व काइटिन युक्त होता है। आपको लिग्निन और काइटिन सब पढ़ाया हुआ है जब आप लोग का बायोलॉजी में हम सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे और सेल में भी सेल वॉल को पढ़ा रहे थे। अब शायद आप लोग को लिग्निन और काइटिन याद आ रहा होगा। तो अपघटन कैसा होगा? काफी धीमी गति से होगा। कैसा होगा? काफी धीमी गति से होगा, क्योंकि ये सब कैसा होता है? काफी हार्ड होता है। यदि अपरद शर्करा युक्त, देखिए सब कंडीशन है यहाँ पर कि अगर शर्करा युक्त या नाइट्रोजन युक्त होगा तो अपघटन तेजी से होगा। तो अगर लिग्निन और काइटिन पाया जाएगा उसमें तो धीमा होगा, क्योंकि ये दोनों कैसा होता है? टफ होता है, काफी हार्ड होता है। लेकिन अगर शर्करा युक्त है या नाइट्रोजन युक्त है तो कैसा हो जाएगा? काफी फास्ट होगा अपघटन। ठीक है। गर्म एक आर्द्र वातावरण में अपघटन कैसा होता है? तीव्र होता है। ठीक है, गर्म आर्द्र वातावरण में क्या होता है? अपघटन काफी तेजी से होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि अपघटन की क्रिया होने के लिए कैसे वातावरण की आवश्यकता होती है? तो गर्म एवं आर्द्र वातावरण। कैसा? गर्म एवं आर्द्र। निम्न तापमान व देखिए अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन धीमी गति से होता है। तो इस सबका सब कंडीशन आप लोग को याद करना है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। देखिए अब आता है नया टॉपिक, यहाँ से बात हो रहा है पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल अब नया टॉपिक यहाँ से है। नया टॉपिक आपको यहाँ से मिल रहा है, पोषण चक्र। ठीक है, सभी जीवों को ध्यान दीजिएगा कि सभी जीवों को अपनी वृद्धि के लिए, जनन के लिए व अन्य शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए पोषण या न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे हम खेलेंगे कूदेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे हम लोग रिप्रोडक्शन का ही काम करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? हम लोग को न्यूट्रिएंट चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा कि मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि बात करते हैं कैल्शियम का, मैग्नीशियम आदि को क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट या अस्थायी अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? यदि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जा रहा है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट। तो हर एक चीज को समझिएगा कि स्टैंडिंग स्टेट क्या है कि जब मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम स्टैंडिंग स्टेट। ये पोषक कभी नष्ट नहीं होते हैं वरन इनका पुनः चक्रण होता रहता है, यानी कि इसका यूज होगा और वापस ये फिर से मिट्टी में आएगा। तो आपको समझाते हैं कि अगर इस तरह घटना हो तो इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एक साइकिल कहते हैं, ये एक चक्रण है। पारिस्थितिकी तंत्र में
घटकों के द्वारा इन पोषकों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहते हैं या न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं। और इस पोषण साइकिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल, देखिए दो वर्ड आया, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रसायन चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी में जो आपका जितना भी पोषक पदार्थ था उसका यूज होना पुनः, समझेगा कि पुनः घटकों के द्वारा, जिसमें बैक्टीरिया ये सब भी आ सकता है, शैवाल ये सब, कवक ये सब भी आ सकता है, शैवाल नहीं कवक ये सब आ सकता है। तो जब इन चीजों के द्वारा क्या होगा कि फिर से पोषकों को फिर से कहाँ लाया जाएगा? मिट्टी में लाया जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल का निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रियल साइकिल, पोषण चक्र कहते हैं। और इस पोषण चक्र को हम क्या कह सकते हैं? तो जैव भू रासायनिक क्रिया भी कह सकते हैं। देखिएगा कि पोषण चक्र जो होता है के प्रकार, पोषण चक्र के प्रकार, तो एक होता है गैसीय पोषण चक्र और एक होता है अवसादी पोषण चक्र। तो इसे याद रखिएगा कि पोषण चक्र के कितने प्रकार? दो प्रकार, गैसीय और अवसादी, गैसीय और अवसादी। क्लियर है यहाँ तक? तो शुरुआत करते हैं किससे? हम लोग गैसीय पोषण चक्र से शुरुआत करते हैं। तो याद रखिएगा कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र को शामिल किया जाता है। गैसीय पोषण चक्र का संग्राहक वायुमंडल है। तो इसमें गैसीय पोषण चक्र में शामिल किसको करेंगे? तो कार्बन चक्र को, नाइट्रोजन चक्र को, इसको शामिल करेंगे। अभी आप लोग को आगे कार्बन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, सब पढ़ना है। सिर्फ आप ये समझिए कि गैसीय पोषण चक्र में हम कार्बन चक्र को और नाइट्रोजन चक्र को शामिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसीय पोषण चक्र का संग्राहक क्या है? तो आपका वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल होता है। अवसादी पोषण चक्र का अगर बात करें तो इसमें फास्फोरस चक्र को शामिल करते हैं। ये सब का सब इंपॉर्टेंट है कि किस में किस चक्र को शामिल किया जा रहा है। तो अवसादी पोषण चक्र में शामिल करते हैं किसको? फास्फोरस चक्र को शामिल करते हैं। किसको? फास्फोरस चक्र को शामिल किया जाता है। अवसादी पोषण चक्र का संग्राहक अर्धक्रस्ट है। क्या होता है? अर्धक्रस्ट। क्योंकि अवसादी पोषण चक्र कहाँ मिले, पोषक कहाँ मिलेगा? तो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। कहाँ पर? अर्थ के क्रस्ट में। इसमें वायुमंडल को क्यों लिया गया था? क्योंकि गैसीय जितने भी जो गैसेस होते हैं वो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना कि गैसों के संगठन को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो गैसीय पोषण चक्र कहाँ पे होगा? वायुमंडल में होगा। जबकि जितने भी कैल्शियम फास्फोरस पाए जाएंगे वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाएंगे। तो इसलिए अवसादी पोषण चक्र में अर्थ के क्रस्ट को शामिल करते हैं। गैसीय पोषण चक्र में सबसे पहले देख रहे हैं कार्बन चक्र को। किसको? कार्बन चक्र को। जीवों के शुष्क भार, जो ड्राई वेट का लगभग 49% क्या होता है? कार्बन भार होता है। ये जो डाटा है इसको याद रखिएगा कि जीवों का जो शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है, तो उस ड्राई वेट का कितना प्रतिशत भाग कार्बन है? तो 49% भाग क्या है? कार्बन है। और जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्बन ही होता है। जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। तो इन चीजों को समझिए ध्यान से एकदम। चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए फिर से आप। हम समझने की इसको अभी कार्बन चक्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन चक्र में कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम जान रहे हैं कि जीवों का जो शुष्क भार होता है यानी कि ड्राई वेट होता है, उसका 49% भाग क्या होता है? कार्बन है। और जल के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कार्बन ही है। ध्यान दीजिएगा नीचे अब कि 71%, 71% कार्बन समुद्रों में घुलित अवस्था में पाया जाता है। डेटा याद रखना है। वहां कितना था? 49%। ठीक है, जीवों के ड्राई वेट का। और यहाँ 71% क्या है? तो समुद्र में घुलित अवस्था में पाया जा रहा है। क्या आपका? कार्बन। मतलब क्या है कि कार्बन का मुख्य संग्राहक क्या है? समुद्र है। अब पता चला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन का मुख्य संग्राहक क्या है, आपको रिजर्वायर क्या है, देखिए संग्राहक का मतलब क्या होता है? जहां पर उसकी मात्रा अधिक पाई जाए, जहां पर उसकी मात्रा अधिक पाई जाए। तो मतलब क्या समझे
जबकि कार्बन की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? समुद्रों में। क्लियर हो गया? कुल भूमंडलीय कार्बन जो होता है, कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग ही वायुमंडल में विद्यमान है। कितना? मात्र 1% पाया जाता है कहाँ पर? वायुमंडल में, है ना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 0.003% कहाँ है? हमारे वायुमंडल में है। 71% अकेला कहाँ पर है? समुद्र में है। तो सबसे ज्यादा समुद्र में, 1% कहाँ पर? वायुमंडल में, 49% हमारे ड्राई वेट्स में। समुद्र, वायुमंडल व जीवित व मृत जीव कार्बन की मात्रा का नियमन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखिए, पादपों द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 kg, डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पादपों द्वारा प्रतिवर्ष 4 × 10⁻13 kg कार्बन का क्या होता है? स्थिरीकरण, यानी कार्बन का फिक्सेशन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक चीज पता चला प्रोसेस कि कार्बन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पादप प्रतिवर्ष कितने कार्बन का स्थिरीकरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं? तो 4 × 10⁻13 kg। बहुत सारी कार्बन की मात्रा जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाली जाती है। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, छोड़ते हैं तो CO2 को छोड़ते हैं। अपघटक जीव, यानी कि देखिए जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, जब जटिल पदार्थ का अपघटन करते हैं उसको क्या करते हैं? जटिल प्रकार से सिंपल फॉर्म में जब उसको तोड़ते हैं तब भी CO2 बाहर निकलती है। क्लियर है? तब भी क्या होता है? CO2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स का अगर बात करते हैं हम, अगर यानी कि जीवाश्म ईंधनों का भी CO2 क्या होता है? पुल को बढ़ाने में बड़ा योगदान होता है। किसका? फॉसिल्स फ्यूल्स का, जीवाश्म ईंधनों का भी। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी क्रियाएं जब होती है, जंगल जब जलते हैं, जब लकड़ियां जलती है आदि के कारण भी CO2 का स्तर बढ़ता है, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में परिवहन हेतु व अन्य के लिए जीवाश्मीय ईंधनों की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण CO2 की मात्रा भी काफी बढ़ गई है। साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेवार है। यही तो अभी आपको समझा रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि CO2 का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इससे खतरा काफी बढ़ रहा है पृथ्वी को। कैसे बढ़ रहा है? क्या आपको बताए थे हम जब क्लासेस शुरू किए थे कि जब अंटार्कटिका का बात आता है तो अंटार्कटिका क्या है? तो एक पूरा का पूरा रेगिस्तान है बर्फ का। आपको बताए थे कि जो अंटार्कटिका होता है यह पूरा का पूरा क्या है? तो एक रेगिस्तान है बर्फ का। और आपको बताए थे कि विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल कोई पूछता है तो वो है अंटार्कटिका है। विश्व का सबसे बड़ा आपको मरुस्थल क्या होता है? अंटार्कटिका होता है। क्लियर यहाँ तक? अब आता है अवसादी चक्रण, यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है? इसमें फास्फोरस साइकिल को मेनली हम लोग को पढ़ना है। फास्फोरस कई अभिक्रिया व रचनाओं का निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे फास्फोरस ATP में पाया जाता है। ATP का फुल फॉर्म आपको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आपको हम बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि इसे हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। ATP को हम एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि ATP जब क्या होता है कि ऊर्जा का जब निर्माण होता है तो टोटल 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? टोटल 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और निर्माण होते के साथ 2 जो ATP होता है उसका यूज हो जाता है। तो 38 - 2 = 36 ATP नेट बच जाता है। ये पढ़ाए थे आप लोग को। फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA और RNA में भी पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जैसे जैविक झिल्लियों में भी पाया जाता है। फास्फोरस जीवों के कवच आदि के निर्माण में भी काम आता है। तो फास्फोरस के बारे में ये ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा।
फॉस्फेट के रूप में चट्टानों में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा है कि जो फास्फोरस जो होता है चट्टानों में किस रूप में पाया जाता है, तो आप कहिएगा कि फास्फोरस चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा कि चट्टानों के अपक्षय यानी कि जो वेदरिंग होता है, तो चट्टानों के वेदरिंग के कारण क्या होता है कि फॉस्फेट जो होता है वो मिट्टियों में विलय में जाकर मिक्स हो जाता है। यानी कि पता है कि चट्टानों के अपक्षय से ही क्या होता है, तो मृदा का निर्माण होता है। और चूंकि चट्टानों में क्या फॉस्फेट पाया जा रहा है, तो क्या वो फॉस्फेट मिट्टी में नहीं आएगा? तो आप कहेगा बिल्कुल आएगा। इस फॉस्फेट को पादप क्या करता है? अवशोषित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। पादपों पर उपभोक्ता आश्रित होते हैं, है ना। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। और इन उपभोक्ताओं द्वारा क्या होता है? फास्फोरस को पादपों से ग्रहण कर लिया जाता है। जब इन जंतुओं की या पादपों की मृत्यु होती है, तो इनका कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिल जाता है, जिसे अपरद कहते हैं। अपरद समझा चुके थे कि अपरद क्या होता है, तो इससे क्या हो रहा है? अपरद का निर्माण होता है। इस अपरद पे क्या होता है कि फॉस्फेट, इस अपरद पर फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया क्रिया करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये फॉस्फेट पुनः क्या होते हैं, तो ये फॉस्फेट पुनः मृदा में जाकर के मिल जाते हैं, है ना। पुनः मृदा में जाकर के मिल जाते हैं, जहां से यह पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार फास्फोरस का पुनः चक्रण होता है। कुछ फास्फोरस जल द्वारा समुद्र में जाकर मिलता है, जहां से ये समुद्र के आधार पर चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या आपका फास्फोरस चक्र कि कैसे पादप इसको मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पादप पे जब कंज्यूमर्स निर्भर होता है, तो पादप का कुछ जो फल या फिर कुछ पत्तियां या फिर कुछ जो अंग है उसको खा करके क्या होता है कि जब उस जीव की मृत्यु होती है या फिर जब उसी पादप की मृत्यु होती है, तो वो फास्फोरस क्या होता है कि मृत्यु होने के बाद कार्बनिक पदार्थ जो होता है मृदा में मिल जाती है। और जब सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया याद रखेगा, सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया उसको मिट्टी में पुनः मिला देता है। यही है फास्फोरस चक्र। अब यहां से हम लोग को शुरुआत हो रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज, परितंत्र सेवाएं। देखिए, परितंत्र हमें हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है, इसी को कहते हैं परितंत्र सेवाएं कहते हैं। लेकिन परितंत्र द्वारा प्रदान की गई इन सेवाओं का मूल्य लगा पाना मुश्किल होता है। जैसे कि एक वन परितंत्र द्वारा दी जाने वाली क्या है? सेवाएं हैं। सेवाएं नहीं, बोलना चाह रहे हैं कि वन परितंत्र के द्वारा क्या क्या हमें सेवाएं मिलती है। ये तो एक तो आप इसको बोलते हैं सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से वन क्या होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये बाढ़ से बचाता है, जैसे कि मैंग्रोव वन। आप लोग सुने होंगे कि सुंदर वन जो होता है, इसमें यह एक तरह क्या है? तो मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन क्या करता है कि जो बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो तूफान होते हैं या बाढ़ होते हैं, उससे ये क्या करता है? बंगाल की या फिर यो बोले कि कलकत्ता की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि वन किस तरह की सेवाएं हमें दे रहा है? जैव विविधता को बनाए रखना, क्लियर है। ऑक्सीजन और CO2 स्तर का नियमन करना परागण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज वन से हमें सेवाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन ये सेवाएं परितंत्र द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है। रॉबर्ट कोस्टेंजा, ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट कोस्टेंजा ने परितंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए क्या किया है? के लिए प्राइस टैग लगाना शुरू किया है। प्राइस टैग लगाना शुरू कर दिया है। किसने? रॉबर्ट कोस्टेंजा ने प्राइस टैग लगाना शुरू किया है, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि प्रकृति द्वारा क्या कुछ प्रदान किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम। रॉबर्ट कोस्टेंजा ने एक अनुमान
में बताया कि परितंत्रों द्वारा प्रतिवर्ष 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सेवाएं प्रदान की जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का वैल्यू रुपीज में क्या होता है। आप इसको कैलकुलेट कर करके बताइएगा बाद में कि 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो होता है उसका रुपीज में कितना होगा। लेकिन लोगों को यह सेवाएं मुफ्त में मिलती है, इसलिए इनका मोल नहीं समझ पाते हैं। याद रखें कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का मोल लगाना नामुमकिन होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा क्लासेस जो कि आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर पार हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये आप जो पढ़ रहे हैं ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहीं तक रोकते हैं हम और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से कंसेप्ट को समझिए और लगभग 2-3 क्लास और हो जाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।